तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल सनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है और आज के क्लास में हम लोग का ये सिविक्स चलेगा। और ध्यान रहे, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं 10th वाले, उनके लिए जिसका भी कमज़ोर है जो भी सिलेबस, उसके लिए विशेष ध्यान में रखकर हमने कुछ कदम उठाए हैं और सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के लिए, वे सारे क्वेश्चन को मैंने प्रण लिया है कि समझा देना है, बता देना है अपनी भाषा में, ताकि बच्चे समझ सकें, उनको समझ में आ जाए। और उस प्रण का आज ये मेरा पहला क्लास है जिसमें हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे। और ऐसा मत समझिएगा कि हिस्ट्री का क्लास छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो भी चलेगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ विशेष ध्यान में रखिएगा, हमारा जो चैनल है ना, इस चैनल पर हर प्रकार की क्लास होते हैं। ये नहीं कि बस एक मैथ का क्लास हुआ तो इसके अलावा कोई नहीं, सारे सब्जेक्ट का क्लास होते हैं। और जैसे कि आज सिविक्स का हुआ, शाम को आपको हिस्ट्री का क्लास मिल जाएगा। उसी तरह 12th का भी क्लास मिलेगा, 12th का लाइव क्लास। इसके अलावा कुछ हमारी सभ्यता संस्कृति के भी क्लास मिलेंगे, वो भी ज़रूरी चीज़ है। तो हर टाइप के क्लास हमारे इस चैनल पर उपलब्ध होते हैं, डाले जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने एक पढ़ा दिया तो एक छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ जो भी छोड़े हैं, हर चीज़ कंप्लीट करते हैं हम अपने चैनल पर। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या चीज़ आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। एक एक चीज़ कोई भी चीज़ अधूरा नहीं छोड़ते, हम सारी चीज़ कंप्लीट कराते हैं। अब ऐसा नहीं कि आज इस क्लास के बाद में दूसरा सब्जेक्ट का क्लास आ गया तो ये हम छोड़ दिए, ऐसी बात नहीं, फिर इसका भी क्लास देंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके लिए सबसे आसान सुविधा बना दिए हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, तो वहाँ पर हर जितना भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का आपको नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बिना प्लेलिस्ट का हम कुछ भी नहीं करते हैं। अपना कल्चरल सभ्यता के भी क्लास या वीडियो डालते हैं, उसका भी हमने प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लोग जाकर देखिएगा। इतना कंटेंट हो गया ना हमारे इस चैनल पर कि आप लोग कंटेंट के माध्यम से एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। और थोड़ा सा ये समझाना ज़रूरी था, जो मैंने समझा दिया। पहला जो चैप्टर है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहले चैप्टर का नाम है, हमने चैप्टर का नाम यहाँ पर छोड़ दिए हैं, फिलअप करना। बता देते हैं कि पहला चैप्टर है आप लोगों का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है ना, साझेदारी, ठीक है। यदि किसी बच्चे को ये PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल है सनपुरा स्टडी, एवरीडे अपडेट सनपुरा स्टडी के माध्यम से, वहाँ पर जाकर उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि उसी पर आपको ये PDF मिल जाएगा यदि चाहिए तो, ठीक है ना। कमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। यानी जितना भी ये क्लास देंगे ना हम, इस क्लास के बाद आप लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारा सोशल साइंस वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है। सारे सब्जेक्ट आप लोगों का हम क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें जो लिखे हैं ना, इसके अलावा जो हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो अति महत्वपूर्ण चीज़ है, उसे बिल्कुल आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो है धर्मनिरपेक्षता क्या। धर्मनिरपेक्ष का मतलब बिना धर्म के, यानी जो हमारा भारत देश है, जिसमें एक और क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख करिए, एक ही, दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। हमारे जो भारत देश है, उस भारत देश के संविधान में किसी भी धर्म का मूल रूप से वर्णन नहीं किया गया है कि हमारा धर्म हिंदू है, हमारा धर्म मुस्लिम है। किसी भी धर्म का वर्णन नहीं किया गया है मूल रूप से, ठीक है ना। किसी भी धर्म की प्रधानता न देकर सभी धर्म को एक समान प्रधानता दिया गया है। सभी धर्म बराबर है। भाई भारत में कोई भी धर्म लाओ, सब धर्म बराबर है हमारे संविधान के अनुसार,
ठीक है ना। सभी धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने की आज़ादी है। आप यहाँ पर कोई भी धर्म का, हिंदू धर्म का पालन कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म का पालन कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई आपको रोक टेक नहीं है, कोई भी कानून नहीं लगेगा कि भाई अपने मुस्लिम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो हम पर कोई एक्ट लगेगा, कोई कानून लगेगा, ऐसे कोई सब है नहीं। और ऐसी ही व्यवस्था को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, यानी ऐसी ही व्यवस्था को हम धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऐसी ही व्यवस्था को हम धर्मनिरपेक्ष के नाम से जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन कैसे बना कि हमारे भारत में किसी भी धर्म को विशेष रूप से दर्जा न देकर सभी धर्मों को एक समान पालन करने, प्रचार करने की आज़ादी है, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। राइट, समझ में आ गया ना। बिल्कुल मेरी बात को समझिएगा और उसे नोट करते चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसे आप लोग नोट करते चलिएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक विभेद क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन में है आपका कि लैंगिक विभेद क्या है, या लैंगिक विभेद से आपका क्या अभिप्राय है, या लैंगिक असमानता क्या है, ये लैंगिक असमानता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए लिंग के आधार पर, लिंग के मतलब पुरुष स्त्री, लड़का लड़की, पुरुष, ये सब लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं एवं पुरुषों में जो असमानता पाई गई, समाज में जो महिला है पुरुष है उनमें जो असमानता देखने को मिली हमें, उस लैंगिक असमानता के नाम से जानते हैं या लैंगिक विभेद के नाम से जानते हैं। विभेद मैंने कहा अलग अलग, ठीक है। अब ये चीज़ को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ कि ये है क्या, कैसे इसको हम समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम बात करें लैंगिक विभेद की तो हमारे समाज में लड़का लड़की में भेदभाव होता है, पुरुष स्त्री में भेदभाव होता है ना, है। अब थोड़ा सा कम है, पहले थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इस भेदभाव को ही लैंगिक असमानता कहते हैं। लैंगिक असमानता कुछ अलग नहीं है, इसी भेदभाव को हम लैंगिक असमानता के नाम से जानते हैं। राइट, समझ में आ गया कि लैंगिक असमानता क्या है, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। माने क्या, लड़का लड़की लिंग के आधार पर, पुरुष स्त्री के आधार पर यदि हम भेदभाव करेंगे तो उसे हम लैंगिक असमानता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, तब बिल्कुल मजा आ जाने वाला है। और देखिए क्वेश्चन को लिखिए और जो हम बोल रहे हैं उसके माध्यम से अपने से डिफिनेशन लिखिए। अब ये मत सोचिएगा कि एग्जाम नज़दीक है तो हम नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, इतना मेहनत कौन करके। भाई देखो लिखने से क्या होता है ना कि आप लोगों का जो ये तरीका है ना ये बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि हम कैसे लिखे थे, क्या था हमारा, एक कला बढ़ेगा और वो राइटिंग का भी कुछ काम हो जाएगा। मैंने एक अपने अंदर फीलिंग्स आएगी कि नहीं भाई ये हमारा है, ठीक है ना। तो लिखना ज़रूरी चीज़ है, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है, समझते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है। अब इसमें से कॉपी करने को नहीं बोल रहे हैं हम, जो समझा रहे हैं उसके माध्यम से अपने से डिफिनेशन को लिखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या, वही क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म की प्राथमिकता ना देकर सभी धर्मों का समान आदर दिया जाता है उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जहाँ पर कोई धर्म की प्राथमिकता नहीं है, पहला क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर दिया गया। यहाँ पर सभी धर्म एक समान है, किसी भी धर्म का विशेष नहीं दिया गया है, किसी भी धर्म की प्राथमिकता नहीं दी गई है, सभी धर्म को एक समान प्राथमिकता है, एक समान दिया गया है, ऐसे को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हमारे भारत देश इसका उदाहरण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सांप्रदायिकता की परिभाषा दे। सांप्रदायिकता क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण होता है। सांप्रदायिकता की परिभाषा दे, सांप्रदायिकता क्या है। तो जब हम कहते हैं ना कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है, यानी धर्म से ही समुदाय का निर्माण होता है, एक समाज का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए हम कहीं एक जगह पर आए, वहाँ बहुत सारे हिंदू लोग हैं तो वह समुदाय हिंदुओं का हुआ। कहीं एक जगह बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं तो वह समुदाय मुस्लिमों का हुआ। तो अर्थात वह धर्म के आधार पर उसकी गणना की गई है, निर्माण किया गया है। तो जब धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तब वहाँ पर सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है। सांप्रदायिक राजनीति यानी जब धर्म के आधार पर कोई समुदाय, कोई समाज का निर्माण किया जाए तो वहाँ पर सांप्रदायिक राजनीति जन्म लेती है। और इस अवधारणा पर जो भी आधारित सोच है उसी सोच को तो सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है ना। इसके अनुसार धर्म के विशेष रूप में आस्था रखने वाले एक समुदाय में होते हैं, इनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित जैसे कार्य होते हैं, यानी उसे अपने से संबंधित कार्य करेंगे, ठीक है ना। यानी सीधा सीधी बात है कि सांप्रदायिकता क्या है, तो हम कहते हैं कि जब हम यह कहते हैं कि धर्म के अनुसार एक समुदाय का निर्माण होता है तो सांप्रदायिकता जो है वह राजनीति का जन्म देती है, राजनीति को जन्म देती है,
ठीक है ना। और इसके आधार पर जो भी हम सोचते हैं ना, वो हमारी सोच को ही सांप्रदायिकता। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम हिंदू धर्म में हैं, तो जो भी कुछ सोचेंगे अपने धर्म से ही रिलेटेड सोचेंगे, मतलब हमारे जो समुदाय के हिंदू धर्म के, तो जो भी कुछ सोचेंगे वो उस अनुसार सोचेंगे, तो वही तो सांप्रदायिकता है ना, उसी को तो सांप्रदायिकता कहते हैं। सिंपल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर, ठीक है ना। यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद सारे चैप्टर का लाइव भी कराएंगे, तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वाला जो भी इसमें प्रॉब्लम हो उसे अगले क्लास में हम रिकवर करते चलेंगे, ठीक है ना। और लाइव क्लास में तो साथ साथ रिकवर करेंगे। तो ये एक हमारा अपलोडेड, उसके बाद सारी क्लास लाइव, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता अभी आपको बताएं कि सांप्रदायिकता क्या है। जहाँ पर धर्म के आधार पर समुदाय बनाया जाए, वहाँ पर राजनीतिक सांप्रदायिकता जन्म लेती है। ठीक वैसे ही भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, ठीक है। भारत में अनेकों धर्म के लोग हैं। उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर हम बात करें तो राजनीतिक और आर्थिक इकोनॉमिकल स्वार्थ की पूर्ति के कारण सांप्रदायिकता सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिकता संघर्ष होता है। यानी लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है ना, अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। और जब ऐसा संघर्ष होता है तो उसको हम सांप्रदायिकता संघर्ष के नाम से या सांप्रदायिकता सद्भाव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए क्या जरूरी है भाई, तो यानी कि लोग आपस में लड़े नहीं, अपने लिए बस संघर्ष ही करें, इसके लिए जरूरी है शिक्षा, ठीक है ना। कि जो समाज में लोग हैं वो आपस में लड़े नहीं, तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। जागरूकता जरूरी है कि भाई जाति धर्म कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। धर्म के कुछ भी नहीं होता, जो भी कुछ है अपना अस्तित्व है, ठीक है ना, मानवता है। इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है, ठीक है ना। और विभिन्न जो विकास जो है, विभिन्न धर्म के लोग आपस में समझकर, सभी धर्म के लोग हैं आपस में मिलजुल कर समझकर एक साथ रहे। और धर्म के राजनीति का उपयोग पर रोक लगाने आवश्यक है कि धर्म के आधार पर राजनीति न किया जाए, ठीक है ना। राजनीति हो ठीक है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर और सत्यता के आधार पर राजनीति किया जाए। कर्म के यानी कि धर्म के आधार पर राजनीति करना कतई उचित नहीं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन का आंसर कर दिया हो, ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सामाजिक विभाजन क्या होता है, मैं समझ ऐसे समझिए ना कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में लोग अलग अलग भाग में बटे हुए हैं। कोई जन्म के आधार पर हम लोग बात करते हैं भाई तुम हमारे एज का हो तो तुम बैचलर हो गए। कोई भाषा के आधार पर तुम्हारा भाषा इंग्लिश है, तुम अंग्रेज हो गए, हमारा भाषा हिंदी है, हम भारतीय हो गए। कोई बंगाली भाषा बंगाली हो गया। भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, हम बड़ ही तू छोट हवा, ऐसे जाति के आधार पर। फिर से धर्म के आधार पर, तुम हिंदू हो मैं मुस्लिम हूँ, धर्म के आधार पर, ठीक है। तो जब समाज के लोगों में जाति, धर्म, जन्म, भाषा, इन आधार पर विभेद होता है, ठीक है ना, यानी बंटवारा होता है, तो ऐसे बंटवारा को हम सामाजिक विभाजन के नाम से जानते हैं। तो क्या आंसर बनेगा कि जाति, धर्म, कर्म, जन्म, भाषा के आधार पर जब बंटवारा किया जाए, विभेद किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक सामाजिक विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र व्यवस्था किस प्रकार के अनेक तरह सामाजिक विभाजन को संभालती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, अभी हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पहले हमारे भारत में राजतांत्रिक व्यवस्था था। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किस तरह के जो सामाजिक विभाजन है, जो समाज में लोगों की बंटवारा है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, वो कैसे ये पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था उस सभी लोगों को संभालती है। यानी कहा जाए तो जो हमारा संविधान है, वो संविधान कैसे पूरे भारत के लोगों को संभालता है, कैसे सभी लोगों को एक साथ बना कर रखता है। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग स्वतंत्रता।
तो लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की बात करें तो समानता और स्वतंत्रता, ये पूरे लोकतंत्र को इन दो आधारों पर बांट दिया गया है। यानी हमारे लोकतंत्र को दो आधार पर बांटा गया है। पूरे भारत में लोगों को दो आधार पर संभाला जाता है। पहला एक समानता के आधार पर, दूसरा स्वतंत्रता के आधार पर। समानता की बात करें ना तो इसमें जो जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, इन सब के आधार पर जितने भी बंटवारे किए गए हैं सबको रद्द कर दिया जाए, हटा दिया जाए। यानी बात करते हैं हम लोग समानता की, तो जितने भी भारत में लोग हैं, छोटे बड़े सभी लोग, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी कर्म के हो, सब एक समान है इसके अनुसार, ठीक है ना, सभी एक समान है। तो ये आपका समानता हो गया, ठीक है ना, जिसमें किसी भी भाषा, किसी भी वंश, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई भी मतलब नहीं है, ये आपका समानता हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं हम लोग स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, ठीक है ना, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, पेशा नियुक्ति, इन सब की आज़ादी देते हैं। यानी इसी नियम के तहत आप सरकार को भी गाली देते हैं। भारत में कोई एक्ट नहीं लगता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो आप राजा को गाली देकर देखते हैं, ठीक है ना, आपको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता और आप पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन हमारे इस आज के भारत में इसी स्वतंत्रता के नियम के कारण अंतर्गत हम सरकार को भी गाली दे देते हैं। सरकार हमारे लिए कोई भी एक्ट, कानून इसके लिए नहीं बनाया गया कि नहीं हमें कोई रोकेगा, कोई हमें अस्वीकार करेगा। क्यों? इसी नियम के अंतर्गत हम स्वतंत्र हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं भारत में, ये हमें स्वतंत्रता, आज़ादी यही नियम देता है, ठीक है ना। ये हमारा मतलब हमारे जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को ये प्रदान करता है। राइट, समझ में आ गया, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर में दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत के संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो हमारे भारत के संसद व्यवस्था है उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व, या हम कहें इसी क्वेश्चन के बदला हुआ रूप कि भारत के विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, ठीक है ना। यानी डायरेक्ट बात करें हम इस क्वेश्चन के आंसर पर तो हम कह सकते हैं कि भारत के व्यवस्था में हमारे जो महिला है उनकी क्या भूमिका है, ठीक है ना। देखिए, मनुष्य जाति की जो आबादी है ना, इसमें महिलाओं की जो संख्या है वो लगभग आधी है, लगभग, यानी कम है। जितने भी मनुष्य जाति है इसमें पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है, महिलाओं की जनसंख्या कम है। और सार्वजनिक जीवन में खासकर बात किया जाए राजनीति में तो उनकी भूमिका नगण्य है, ना के बराबर है। पहले सिर्फ, यानी आज भी पहले की बात करें तो उसमें सिर्फ पुरुष वर्ग के लोग सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करते थे। औरतों को घर में रखा जाता, घर के काम को संभालने के लिए बोला जाता था। औरत बाहर के काम में भागीदारी नहीं ले सकती थी, बाहर के काम में नहीं बोल सकती थी, उन्हें सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी लेने की कोई अनुमति ही नहीं थी, ठीक है ना। हाँ, जो हम कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति जो समाज में ये जो समाज की घटिया सोच था, ठीक है ना, इस सोच के कारण महिलाओं ने आंदोलन कर दिया। आंदोलन की शुरुआत की, नहीं भी हमें भी भागीदारी चाहिए, हम भी राजनीति करेंगे, हम भी राजनीति में जाएंगे, हम भी सरकार, देश को बनाने, देश के नरम गरम हर चीज़ में हम भी सहायता करेंगे, पुरुषों के साथ चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे महिलाओं ने आंदोलन कर दिया। महिलाओं के आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? सत्ता में भागीदारी, यानी कि सत्ता में हमें भी सीट चाहिए, भागीदारी चाहिए। औरतों ने सोचना शुरू कर दिया कि जब तक औरतों का सत्ता नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा, यानी औरतों को भी राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें तो राजनीतिक गलियारों में, तो इस बात में बहस छिड़ गई और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उत्तम तरीका यह होगा कि चुने गए प्रतिनिधियों में हिस्सेदारी बढ़ाई जाए और महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। इस आंदोलन को रोकने के लिए, दबाने के लिए महिलाओं को शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। भारत के लोकसभा में महिलाएं प्रतिनिधित्व की संख्या 59 हो गई। लगभग भारत के जो लोकसभा थी उसमें महिलाओं के लिए सीट दिया गया, 59 सीट दे दिया गया। फिर भी इसका प्रतिशत बात करें तो कुल प्रतिशत का 11% से नीचे ही है,
ठीक है ना। यानी जितने वो उसमें पुरुष है वह 11% के नीचे ही अभी महिलाएं हैं, ठीक है ना। आज भी आमतौर पर परिवार में महिलाओं को सांसद विधायक बनने का अवसर क्षीण है। अभी भी बहुत जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं को घर बाहर के कामों में ज़्यादातर हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, उन्हें बाहर के कामों में करने से वो रोका जाता है, ठीक है ना। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र के लिए शुभ होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दोनों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन हमने मिसप्रिंट कर दिया है। दोनों का जिक्र भारत को धर्म, यानी कि कहते हैं कि यहाँ पर है कि दो ऐसे नियम बताइए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दो ऐसे नियम बताइए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि दो ऐसे नियम का जिक्र कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, ठीक है। तो पहला नियम हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें संविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया है। पहला कि भारत के संविधान में यह घोषित कर दिया गया है कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। भारत की कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म का भारत समान आदर करेगा, ऐसा पहला चीज़ घोषित कर दिया गया, नियम कानून बना दिया, ठीक है ना। दूसरा की बात करें तो संविधान में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। तो दो इसमें याद क्या रखना है कि भारत के संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। दूसरा नियम बता रहे हैं कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। बस इसी चीज़ को तो याद करना है, ठीक है ना, कि भारत को संविधान में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है, और दूसरा नियम यह हो जाएगा कि इसका कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है ना। आया समझ में। अब आगे बात करते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की। तो भाषा नीति क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा नीति क्या है। तो भारत वास्तव में बात करें ना विविधता पूर्वक देश है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर किसी भी भाषा को प्राथमिकता नहीं दी गई है। यानी बात करें तो भारत का कोई अपना राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आप लोगों को बचपन में पढ़ाया होगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो कि नहीं है। भारत की कोई भाषा ही नहीं है, अपना राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत का हिंदी इंग्लिश ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना, भारत की ऑफिशियल भाषा है। फिर भी हमारे भारत में 121 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। फिर भी हमारे भारत में 121 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, प्रयोग की जाती है। ऐसे में सभी भाषाओं के प्रति आदर होनी चाहिए। यानी भाषा नीति हमें यह बताती है कि हमारे भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन सभी भाषाओं के प्रति आदर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमें विरासत में मिली है, ठीक है ना। तो उनके प्रति आदर समान, ये नहीं कि हमारा हिंदी है तो हिंदी के प्रति आदर रहेगा, भोजपुरी के प्रति आदर नहीं रहेगा, बंगाली के प्रति आदर नहीं रहेगा, उसे नीच समझेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। सभी भाषाएं समान होती है, सभी भाषाएं आसान बनाने के लिए बनाई गई है, इसलिए हर भाषा का वैल्यू समझना जरूरी है। ये हमें भाषा नीति समझाती है कि भाई आप हर एक भाषा को, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बांग्ला हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, ठीक है ना, सभी को एक समान मानिए। इसी को तो भाषा नीति कहा गया है, ठीक है ना। संविधान में सबको एक समान देने का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता को सबल बनाने के लिए ही सभी भाषाओं को मान्यता देना जरूरी है, सभी को समान आदर देना जरूरी है। हम किसी भी भाषा का उल्लंघन नहीं करेंगे, सबको समान आदर देंगे, राइट। आगे बात करते हैं, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। गणतंत्र यानी ये क्वेश्चन नंबर ये भी हो सकता है कि भारत को जैसे 26 जनवरी को ही झंडा क्यों फहराया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान को अंगीकृत करके लागू किया गया था, जिसमें नागरिकों के मूलभूत अधिकार को सुरक्षित रखने पर बल भी दिया गया था। जिसमें बताया गया था कि नहीं, जो नागरिक है उनके जो मूल अधिकार है उसको सुरक्षित रखा जाए। और यही कारण है कि इसे हम भारत को गणतंत्र कहते हैं। यानी एक शब्द में हम इसका आंसर, एक वाक्य में आंसर थे तो हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था, जिसमें हमारे गुणों को, हमारे मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखा गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। ओके, राइट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 19 तो देखिए हमारे अनुच्छेद 19 में जितने भी नागरिक हैं ना भारतीय, उन नागरिकों के मूल अधिकार को दिया गया है कि आपको मूल अधिकार है
ठीक है ना। अपने मूल अधिकार यानी हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको कुछ करने, कुछ बोलने, अपने देश के बारे में सोचने का मूल अधिकार है। तो उनको मूल अधिकारों को दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत कि आप ये लोग सोच सकते हैं, यदि सरकार गलत भी करे तो उसके खिलाफ आप लोग बोल सकते हैं। यह अनुमति हमें अनुच्छेद 19 संविधान के अनुच्छेद 19 देता है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों जरूरी है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों जरूरी। सबसे पहले तो समझना होगा कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था है क्या। देखिए, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में बात करें तो लिखित संविधान की इसलिए जरूरी है क्योंकि इन शासन व्यवस्था में प्रांत माने राज्य और केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे राज्य है ना, अब केंद्र है, तो इन दोनों के बीच में शक्तियों को बांटा गया है कि आप अपने बिहार के क्षेत्र को संभालिएगा, जितने भी बिहार में काम हो, कारण हो, सारी चीज़ को देखना है। ऐसे एक राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश के कोई अलग, ठीक है ना। और केंद्र इन सब चीज़ों पर निगाह रखेगा, ठीक है ना। तो संगठनात्मक शासन व्यवस्था में लेकिन संविधान इसलिए जरूरी है कि कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति आए वह अपना नियम कानून नहीं लेकर आए, वह जो नियम कानून बना दिया गया है उसी नियम कानून के तहत उसको चलना पड़े। यदि ये नहीं होता ना तो हमारे यहाँ जो नेता आते अपने हिसाब से जो मर्जी करे नियम कानून बना लेते और उसके आधार पर चलते। तो ये बहुत ज़रूरी था संगठनात्मक शासन व्यवस्था में, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि रंग भेद क्या है। देखिए, रंग भेद तो बहुत आसान है ना, रंग 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 यानी कि चमड़ा के आधार पर, जैसे गोरा है तो गोर बड़ा, हम करिया बानी है, तो जैसे रंग के आधार पर, गोरा और काला के आधार पर जब लोगों के में भेदभाव किया जाए तो वह रंग भेद कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपको बताया, पढ़ाए थे इतिहास में कि गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गए। वहाँ पर गोरे लोग, काले लोग, इन सब का भेदभाव चल रहा था, तो इसके निपटाने के लिए वहाँ पर गए थे। तो ऐसे ही गोरे काला के रूप में यदि भेदभाव किया जाए तो रंग भेद कहलाता है, यानी चमड़ी के आधार पर लोगों को अलग अलग बांटा जाए तो रंग भेद कहलाएगा, ठीक है ना। अगला बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है। सामाजिक विविधता भी आपको ऊपर समझाए, ये राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है। तो देखिए, सामाजिक विविधता वैसे तो समाज के विकास का लक्षण है, ये समाज के विकास के लिए है, लेकिन इस विविधता में तनाव आ जाए, संघर्ष आ जाए, अलगवाद आ जाए, ठीक है ना, तब ये राष्ट्र के लिए घातक बन जाएगी। यदि इसमें आपका तनाव आ जाए, इसमें संघर्ष होने लगे, दंगे होने लगे, तो ये राष्ट्र के लिए एक घातक साबित होगी। यानी भारत में बात करिए तो जो धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की जो विविधता पाई जाती है ना, ये तो ठीक है भाई, धर्म हम हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं, अपना हिंदू धर्म का पालन करे, कोई मुस्लिम है अपना मुस्लिम धर्म का पालन करे। लेकिन जब ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो सरकार यानी केंद्र के लिए घातक बन जाएगा, राष्ट्र के लिए घातक बन जाएगा, दंगा हो जाएगा, ठीक है ना। ये जरूरी चीज़ है। आगे बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण से क्या समझते हैं, ठीक है ना। नारी सशक्तिकरण, तो नारी सशक्तिकरण है क्या भाई, पहले ही समझते हैं। नारी सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, ठीक है ना, ये जितने भी मामला है, नीति निर्माण की प्रक्रिया, भागीदारी प्रदान किया जाए। वर्तमान युग में जो नारी सशक्तिकरण को धारण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त, यानी कहा जाए कि जो नारियों की शक्ति है ना, उन नारियों की शक्ति को देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में भी शामिल किया जाए। नारियों के शक्ति को देश निर्माण यानी राष्ट्र निर्माण में भी शामिल किया जाए, उन्हें भी भागीदारी दिया जाए, उनकी भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जाए। भारत में यह नारी सशक्तिकरण 2000 में नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा की गई थी, यानी कि यह 2000 में हमारे भारत में लागू हुआ था। 2000 ईस्वी में नारी सशक्तिकरण, जिसमें नारियों का भागीदारी गया था, पंचायत, नगर पालिका, हर जगह नारियों को भागीदारी दी गई थी। यानी आज एक नारी भी मुखिया बन सकती है, किसी नगर पालिका का अध्यक्ष बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पहले ये नहीं था, इसी को नारी सशक्तिकरण कहते हैं, नारी शक्तिकरण कहते हैं, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, तो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती क्यों।
हर सामाजिक जो विभिन्नता है वह सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। क्यों? तो हम कहें ना, तो ये जरूरी नहीं है कि सामाजिक जो विभिन्नता है सामाजिक विभाजन का आधार है। यानी जो समाज में विभिन्नताएं है वो सामाजिक विभाजन से ही पैदा हो, यह कोई ज़रूरी बात नहीं है। यानी दो भिन्न भिन्न समुदाय के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो मान लिए एक ही गांव में एक ही शहर में कोई दो अलग अलग समुदाय के लोग रहा हो तो दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के हित समान भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर हम लिए हैं, मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जाति भिन्न थी, धर्म भिन्न लोग थे। अरे मुंबई में तो अनेक प्रकार के जनजाति लोग वहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है ना। तो वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय के हैं, माने एक ही क्षेत्र से आए हैं, लेकिन उनकी जो विभिन्नताएं हैं अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक जो विभिन्नताएं है ये सामाजिक विभाजन का ही आधार बने, कोई जो आवश्यक नहीं है। हित एक समान हो फिर भी ऐसा नहीं होता है, ये सामाजिक विभिन्नताएं अलग अलग हो जाती है क्योंकि उनके रहने सहने काम करने के ढंग अलग हो सकते हैं। हाँ, हमारे रहने सहने काम करने के ढंग अलग हो सकते हैं, किसी और के अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इसी कारण से जो सामाजिक विभिन्नता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन के दो कारण बताए कि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय हो सकते हैं। हमारे बिहार में ऐसा होता है, जाति के आधार पर वोटिंग कराया जाता है, ठीक है ना। जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं। बिहार में नहीं और भी राज्य है जहाँ पर ऐसे देखने को मिलता है कि लोग जाति के आधार पर कि भाई हमारा जाति के हमें तो हम करे के वोट दें, ठीक है ना, ऐसा कि होता है। तो जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय करने की जो बात है उसमें देखिए दो कारण पूछ रहा है। पहला चीज़ क्या है कि देखिए यहाँ पर दो कारण है कि जिस निर्वाचित क्षेत्र में जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक होती है, मैंने मान लीजिए एक एग्जाम्पल में हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में ऐसे मान लीजिए बक्सर में कोई एक जाति की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसी जाति से कोई नेता खड़ा हुआ है तो वहाँ पर वो गलत भी रहेगा तो उसी को लोग वोट देंगे जाति भाई के आधार पर, जाति के नाम, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है ना। सभी राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देते हैं, अतः जाति विशेष के मतदाताओं को वोट विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के बीच बट जाते। अब होता क्या है कि भाई कोई दूसरा जाति है तो उसी जाति से भी एक खड़ा हो जाएगा तो उस जाति के लोग उसको देंगे, इस जाति को लोग इसको देंगे। इसमें जो सत्यता है, जो देश निर्माण, जो आगे बढ़ाने की बात वह सब गई भाड़ में। हाँ, हमारे जाति के हैं भाई हम वोट देंगे, पहला सबसे माइनस पॉइंट ये हुआ। दूसरा की बात करें ना तो उम्मीदवार को अपने जाति के मतदाताओं के साथ अन्य जातियों के मतदाताओं मत की आवश्यकता जीतने के लिए होता है। यानी ऐसे इसलिए किया जाता है, जानबूझकर जातिवाद फैलाया जाता है ताकि लोग हमारे में वोट दें। क्योंकि मान लीजिए कोई एक जाति का लोग खड़ा है अर्थात उस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको पता है कि यही लोग हमें वोट कर दे तो हम जीत जाएंगे, तो इसलिए उनके बीच में वो कंट्रोवर्सी करा देगा, जातिवाद करा देगा, ठीक है ना। और यह जातिवाद के आधार पर हुए एक जाति के आधार पर बट जाएंगे और अपने ही जाति के लोग को वोट दे देंगे, वो जीत जाएगा, ठीक है ना। और इनमें सबसे बड़ा गलती क्या है, हम आम जनताओं की, हम लोग सबसे मूर्ख हैं। हमें आकर कोई उकसा देता है, कोई कुछ भी कह देता है, हम मान लेते हैं और उसके लिए लड़ते रहते हैं, अपनों से लड़ाई कर लेते हैं, अपनों से झगड़ा कर लेते हैं। किसके लिए? नेताओं के लिए, वो किसी के नहीं होते, ठीक है। ये जरूरी चीज़ है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन 19 नंबर, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेती है। जो सामाजिक अंतर है, बंटवारा है, सामाजिक विभाजन का कब रूप लेती है, ये क्वेश्चन है ना। तो सामाजिक विभाजन तब होता है, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। यानी बात करें हम तो समाज में सामाजिक अंतर पैदा कब होता है, जब उसमें कोई एक समाज के वर्ग ऊपर उठ जाए, बहुत आगे निकल जाए। कोई एक समाज के वर्ग बहुत आगे निकल जाए और एक पीछे रह जाए, तब ऐसी बात देखने को मिलता है
सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसका कारण क्या है? तो जो दलित है ना, दलित माने जो सबसे कमज़ोर हैं, दलितों का अंतर सामाजिक विभाजन है। यानी उसमें क्या होता है, दलित लोग या जो सबसे कमज़ोर है उसे कोई दलित कहते हैं, दलित कोई जाति नहीं है, तो पिछड़ा रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। असंपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वांछित, बेघर हो जाते हैं। यानी ऐसी बात घटना होती है कि धनी धनी होते जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। ऐसे भेदभाव का वह शिकार बन जाते हैं जो गरीब हैं, दलित हैं। जबकि संपूर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त यानी दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। उन्हें ये फील होने लगता है कि हम किसी दूसरे समुदाय के हैं, हम इस समुदाय के नहीं हैं, क्योंकि एक समुदाय बहुत आगे निकल चुका है, ये पिछड़े रह गए। तो लगता है कि भाई हम इन लोगों के नहीं हैं, तो क्या करें, वहाँ से प्लान करेंगे, हटना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोग दबाव डालेंगे। अब हम कह सकते हैं कि एक तरह सामाजिक अंतर ये पैदा हो गई, समाज में अंतर पैदा हो गई। ठीक है ना, छोटा बड़ा, बड़ छोटी, ये सब चीज़ पैदा हो गई। ठीक है ना। और यही जो है सामाजिक विभाजन का रूप लेती है। यही इसी आधार पर बंटवारा हो जाता है, वे दलित हो गए, ये आगे निकल गए, हो गया बंटवारा। तो यही कारण होता है कि सामाजिक अंतर जो है समाज को बांट देती है, बांट डालती है। ठीक है। और यही कारण था कि हमारे भारत में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम बनने पर आ गए थे, मुस्लिम धर्म को अपने अंदर में लागू कर लिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 70 के दशक में आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र के सफर का संक्षिप्त वर्णन करें। यानी 1970 और जो अब है, 1970 और जो अब है, ठीक है, इनमें जो भारतीय राजनीति में क्या बदलाव है, कैसे हुआ, इसी को वर्णन करना है। इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। ठीक है। तो 70 के दशक में बात किया जाए तो पूर्वी भारत की जो राजनीतिक आलोचना थी, सुविधा परस्त थी, समूहों के बीच झूलती रहती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1967 की राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व जाति था। 70 से 90 के दशक के बीच में स्वर्ण और मध्यम पिछड़े जाति जनजाति भी सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी उस समय बड़े लोग 1970 के आसपास में जो उच्च लोग थे भारत के, वही केवल राजनीति में थे, वही राजनीति में भाग लेते थे। लेकिन 70 के बाद 1990 तक जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इनका भी कब्जा हुआ, ये भी राजनीति में आए। इन लोगों ने भी राजनीति करना शुरू की। 90 के दशक के बाद में बात किया जाए तो जो पिछड़े जाति का वर्चस्व है, दलित लोग थे, वो भी राजनीति के गलियारों में शामिल हुए। ये सारे परिवर्तन था। ठीक है। आगे बात करते हैं सामाजिक विभाजन कब होता है, क्वेश्चन है। देखिए अभी तो बता दिए हम आपको, जाने अनजाने में बता दिए हैं, फिर भी बता देते हैं। सामाजिक विभाजन कब हो जाता है? अभी आपको बताया जस्ट कुछ समय पहले कि जब समाज में अंतर पैदा होता है, यानी धनी धनी हो जाते हैं, गरीब गरीब हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं। जब ऐसा अंतर पैदा होता है तो दलितों को लगता है कि मैं किसी दूसरे वर्ग, हम लोग किसी दूसरे वर्ग से हैं। तब सामाजिक विभाजन का टाइम आ जाता है। सामाजिक विभाजन, समाज दो भागों में बंट जाता है, इसी को सामाजिक विभाजन कहते हैं। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन जो है यह है, मांगे कब आसान हो जाती है? मांगे कब आसान हो जाती है? तो मांगे आसान या स्वीकृति का योग तब बनता है जब ये संविधान के दायरे की होती है। यानी जब संविधान के दायरे में कोई चीज़ की मांग की जा रही हो तो ये मांगे आसान हो जाती है। यानी संविधान के दायरे में रहकर किसी चीज़ की मांग की जा रही हो तो वह बिल्कुल आसान हो जाती है। यानी दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती है, क्योंकि वो नियम कानून के अंतर्गत है। ठीक है ना। तो सीधी बात है भाई कि यदि संविधान में रहकर किसी चीज़ की मांग की जाए तो वह मांगे आसान हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? जो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन हुआ उसका आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल है, नस्ल और जाति, न होकर भाषा विभाजन का आधार है। यानी कि बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन हुआ वह नस्ल और जाति के आधार पर नहीं किया गया, भाषा के आधार पर लोगों को बांटा गया। ठीक है ना। कि आप बेल्जियम में भाषा के, आप इस भाषा के हैं, आप इस आपका वर्ग ये है, ऐसे वहाँ पर भाषा के आधार पर लोगों को बांटा गया है बेल्जियम में। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ को यही तो आंसर है इसका, बस इतना तो याद रखना है कि भाषा के आधार पर लोगों को बेल्जियम में बांटा गया है, नस्ल और जाति धर्म के आधार पर नहीं। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन क्या है कि नस्ल के आधार पर भेदभाव का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है। तो नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की हम उदाहरण की बात करें, सटीक उदाहरण तो मैक्सिको ओलंपिक में 1968 के पदक समारोह में देखने को मिला था। वहाँ पर नस्ल और भाषा रंग के आधार पर लोगों को बांटा गया था। मैक्सिको ओलंपिक, इसे याद रखना, मैक्सिको ओलंपिक इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्या कहते हैं, गृह युद्ध क्या है। तो देखिए, जब दो गुटों के बीच में यानी किसी देश के अंदर रहने वाले दो गुटों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से वो युद्ध ना होकर आपस में युद्ध हो, तो उसे मारकाट, आपस में ही मारकाट शुरू हो जाए, तो उसे गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कहे जैसे मान लीजिए कि भारत में उत्तर प्रदेश बिहार में मारकाट शुरू हो जाए, युद्ध हो जाए, जैसे गृह युद्ध कहेंगे। यानी अपने घर के अंदर में यदि युद्ध हो तो गृह युद्ध, उसी तरह हमारा पूरा देश घर है तो अपने देश के अंदर युद्ध हो तो उसे गृह युद्ध। जैसे कि श्रीलंका में तमिलों और सिंहली समुदाय के लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्या सामाजिक विभाजन राजनीतिक शक्ल अख्तियार करती है। सामाजिक विभाजन राजनीतिक शक्ल चेहरा लेती है। तो हाँ भाई, सामाजिक विभाजन से राजनीतिक चेहरा भी बनता है। दलित ले भी कोई खड़ा होगा, उच्च वर्ग से भी कोई खड़ा होगा। हाँ, दुनिया के तमाम देशों में सामाजिक विभाजन के आधार पर अलग अलग होते हैं, किंतु ये सामाजिक विभाजन राजनीतिक शक्ल अख्तियार करने में लग जाते हैं, अपना चेहरा बनाने में लग जाते हैं। ठीक है ना। अगला बात करें, गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक लिखें। ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय 327 रुपया प्रति माह, 327 रुपया एक व्यक्ति। तो शहरी क्षेत्र के लिए 455 होना चाहिए। ठीक है ना, इससे कम है तो आप गरीबी रेखा के नीचे है, हो गया। ठीक है ना, इसको याद रखना कि प्रति व्यक्ति माह का आय 327 रुपया और ये 455 रुपया, इससे जो नीचे जाएगा वो आपका गरीबी रेखा के नीचे होगा। ठीक है ना, हमने एक महीना में आपको कम से कम 327 रुपये एक व्यक्ति का आय होना चाहिए। ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बहुस्तरीय पहचान एवं राष्ट्रीय पहचान में क्या अंतर है। तो बहुस्तरीय पहचान किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत होता है। बहुस्तरीय जो पहचान होता है वो व्यक्तिगत होता है, किसी एक व्यक्ति का पहचान होता है। जबकि राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, नेशनल स्तर पर होता है। ठीक है ना। तो हम सब भारतीय हैं और नारा हमारा राष्ट्रीय पहचान का एक संकेत है। ठीक है ना, यानी हमारा जो भारतीयों का पहचान राष्ट्रीय पहचान होना चाहिए। ठीक है ना, हमें लोग राष्ट्र के माने ऐसा कहने का मतलब कि हम विदेश में गए तो लोग हमें जानते हैं, तो हमारा व्यक्तिगत पहचान हुआ। जैसे मान लीजिए सऊदी अरब में बात करें तो शाहरुख खान को वहाँ पर स्टार मानते हैं, वहाँ के लोग मानते हैं, तो शाहरुख खान का व्यक्तिगत पहचान हुआ, भारतीय पहचान नहीं हुआ। लेकिन यदि हमारे भारत का पहचान हो उस देश में, भाई लोग पूरे भारत का इज्जत करें, तो वो हमारा राष्ट्रीय पहचान होगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं सामाजिक विभाजन की स्थिति कब पैदा, ये तो आपको बता दिए, फिर बार बार आ रहे हैं सामाजिक विभाजन की स्थिति, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, इसे हम बता। तो देखिए, सामाजिक विभाजन की बात करें ना, सामाजिक विभाजन की ये जो क्वेश्चन है हमें बार बार हो गया, अभी बता दें, 2-3 बार समझा दिया आपको सामाजिक, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका और भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन भाषा और क्षेत्र के दोनों आधार पर किया जाता है श्रीलंका में। और भारत में देखा जाए तो सामाजिक विविधता जो है कई रूप में है, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर से कहीं लोग भाषा के आधार पर बांटे गए हैं, तो कहीं लोग क्षेत्र के आधार पर बांटे गए हैं, तो कोई संस्कृति और धर्म के आधार पर बांटे गए हैं, तो कोई लिंग के आधार पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्र से लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, सामाजिक राजनीति के परिणाम किन 3 बातों पर निर्भर करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। तो भाई वो 3 बातें क्या है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि जो सामाजिक की पहचान है, स्वयं की पहचान, वो चेतना, समाज के विभिन्नता, समुदाय की मांग। ठीक है ना, किस किस पर स्वयं की पहचान करना, चेतना के आधार पर, सामाजिक विभिन्नता के समुदायों के आधार पर की मांग, राजनीतिक दलों के द्वारा उपस्थित करने की तरीका, सरकार की मांग के प्रति सोच, ये सब सामाजिक राजनीतिक के परिमाण इस पर निर्भर करता है। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग 32 नंबर, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताएं।
उस सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जन्म। मुख्य कारण जन्म माना जाता है। यानी जन्म के कारण ही व्यक्ति किसी विशेष समुदाय का सदस्य बन जाता है। जन्म के कारण ही व्यक्ति जो है किसी विशेष समुदाय का सदस्य बन जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए हिंदू में जन्म लिए तो आप हिंदू कहलाएंगे, मुस्लिम में जन्म लिए तो मुस्लिम कहलाएंगे। हम व्यक्ति मनुष्य एक ही है, पर जिस समुदाय में जन्म लेता है उसी समुदाय का कहलाकर रह जाता है। ठीक है ना। सामाजिक विभेद यहीं से पनपता है। ठीक है ना। हम हिंदू में जन्म लिए, माने पिछले जन्म में हम मुस्लिम थे, अब हिंदू में जन्म में तब हिंदू कहलाएंगे, पिछले जन्म में मुस्लिम थे तो मुस्लिम कहलाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसी बात है, यानी सबसे प्रमुख कारण है सामाजिक विभेद के जन्म। हम किस समुदाय में जन्म ले रहे हैं ये सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है ना। अगला बात करते हैं, विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? तो देखिए, एक सीमा में रहने पर विविधता राष्ट्र के उपयोगी होती है। यानी एक सीमा पर रहे तो राष्ट्र के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी, एक जैसा कार्य करे। लेकिन सीमा जब उल्लंघन होती है ना, यानी संविधान को जब हम उल्लंघन करते हैं तो सामाजिक विभाजन और आपसी संघर्ष शुरू हो जाते हैं, समाज का बंटवारा हो जाता है। सबको एक साथ लेकर चलेंगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम बांट देंगे ना लोगों को, सामाजिक विभाजन कर देंगे तो आपस में संघर्ष शुरू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ही विविधता राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। यानी अब ये हमारे राष्ट्र के लिए घातक बन जाएगी। इसमें श्वेत अश्वेत संघर्ष, यानी हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे, ये बहुत सारे कारण बन जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में भी पूछा चुका है, बहुत बार आ चुका है, कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जो हमारी भावी समाज है, लोकतंत्र की जिम्मेवारी क्या है, उद्देश्य क्या है, इस पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है ना। तो बात करें अपनी भावी समाज के, देखिए बात करते हैं हम लोग समाज में कि टकराव और सामंजस्य लोकतंत्र की एक श्रेणियाँ है। भाई टकराव और सामंजस्य क्या है? लोकतंत्र के लिए एक श्रेणी है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की एक श्रेणी है। ठीक है ना। जिससे गुजरकर लोकसभा अपनी नीतियों का निर्धारण करती है। ठीक है ना। और ये नीतियाँ आसानी से निर्धारण में नहीं होती, इसमें नहीं क्या आसानी से निर्धारण हो जाए। ठीक है ना। इसमें भी प्रतिद्वंदी बने रहते हैं। ठीक है। इतना आसान ये भी नहीं है। इसका परिणाम क्या हो निकलता है कि संघर्ष को स्वीकार करना पड़ता है। पहले हमारे जो निचले वर्ग के लोग थे, दलित लोग, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे लोग हमारे लोकतंत्र संविधान में इसकी अनुमति दी गई, पहले पढ़ने लगे, बढ़ने लगे आगे, गरीब लोग आगे निकले, किसानों को भी अनुमति दिया गया। पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थान में आरक्षण की मुहिम व्यवस्था की गई कि भाई आरक्षण दिया जाए, ताकि जो उनके अंदर में माइंड में बैठा है कि नहीं हम लोग पढ़ने लिखने के नहीं बने हैं, मजदूरी ही करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, यही हमारा कर्म है, हम इस समाज में जन्म लिए हैं तो इसी समाज में रहेंगे और इसी समाज में मर जाएंगे। ये समाज में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। ऐसी जड़ों को निकालने के लिए उन्हें आरक्षण दिया गया, ताकि जो भी समाज के ऐसे समाज के लोग हैं उन्हें आरक्षण के माध्यम से थोड़ा सा छूट दी गई कि ताकि आगे कम से कम बढ़े। पहले तो बढ़े, आगे बढ़ेंगे, कुछ सीखे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए उन्हें आरक्षण दिया गया। ठीक है। इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की गई। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति की सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का भी लक्षण माना गया। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करती है, काम करती है। परिणाम स्वरूप हम बात करें कि कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सहायक होता है। यानी सामाजिक विभाजन ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा रहे ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी चीज़ है। लोकतंत्र में लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उन्हें दबा देते हैं। देखिए, नेताओं का तो काम ही यही है, अपना वोटिंग के लिए, अपने मांग के लिए उठाएंगे राजनीतिक मुद्दा और फिर उन्हें दबा भी डालेंगे। चुनावी के माध्यम से बात करें तो उनका समाधान पाने का उन्होंने प्रयास करते हैं, समाधान निकल जाए। इसके लिए हम अपने समाज से लड़ते हैं, अपने समाज के बीच में संतुलन पैदा करते हैं। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। विषय को थोड़ा ध्यान से पूर्वक आप लोग लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल मज़ा आए
क्लास को शेयर कीजिएगा, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारण बताएं। यानी भारत में जातिवाद कैसे आया। बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि भारत में जातिवाद कैसे आया। इसके कोई 4 कारण का व्याख्या कीजिए, आप लोग वर्णन कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए, पहला कारण की बात करें ना, तो भारत समाज में रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियाँ, यानी जातिवाद पनपने का कारण क्या था। बड़ों का, जो बड़े ऊंचे लोग थे, वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे गरीबों पर। जैसे ही गरीब शिक्षित हुए, इन्होंने अपने सामाजिक विभाजन कर डाला। तो वही बात है कि समाज में रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियों का विकास, समाज में रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियों का विकास हुआ। दूसरा बात करें तो विभिन्न जातियों के जो लोग हैं, उनके द्वारा एक दूसरे के आश्रित, अभी बताया आपको, घृणा की दृष्टि पैदा करना, नहीं छोटे लोग को नीच समझना, उनमें ना सटना, ये सबसे बड़ा कारण था जातिवाद को बढ़ावा देना। ठीक है ना। तीसरा कारण की बात करें तो जातिवाद के कारण राष्ट्र का अनेक समूहों का टुकड़े में बंट जाना। जो राष्ट्र है वो अलग अलग समूहों में बंट गया। ठीक है ना। और चौथा कारण की बात किया जाए तो लोगों के व्यक्तित्व और स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होने देना, यानी उन पर एक बंदिश लगा कर रखना, ये भी एक जातिवाद के बंटवारा का कारण था। ठीक है ना। अगला बात किया जाए अगला क्वेश्चन की, तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारण बताएं। सांप्रदायिकता का लास्ट क्वेश्चन है ये। सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारण बताइए। ठीक है। तो देखिए, सांप्रदायिकता तो अभी आपको समझाए हम। सांप्रदायिकता के पहला कारण है कि उनके सांप्रदायिकता के जो एक धर्म के अनुयायी है ना, उनके लैंगिक हित में दूसरे धर्म के अनुयायियों के लैंगिक हित बिल्कुल भिन्न, अलग, परस्पर विरोधी थे। और दूसरा, एक दूसरे के धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप का अंतर का विरोध होना। ठीक है ना। धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अंतर का विरोध होना। ठीक है। तीसरा बात किया जाए तो अंग्रेजों की जो फूट डालने की नीति, फूट डालो राज करो, यह नीति खासकर प्रोत्साहित बढ़ाई, सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाया। राजनीतिकों के द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए विशेष धर्म को बढ़ावा देना, एक ही धर्म किसी को धर्म को बढ़ावा देना, ये सबसे माइनस पॉइंट था। ठीक है ना। तो यह हमारा था पहला चैप्टर, लोकतंत्र में सत्ता की हिस्सेदारी। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, 1 बार 2 बार देखकर। ठीक है ना। एक बार पहले आराम से देखिएगा, फिर दूसरा बार रिविजन करते समय थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपना। ठीक है। देखिए, क्या होता है ना कि किसी चीज़ को हम बार बार जब देखते हैं ना, जैसे मैथ का क्वेश्चन होता है ना कि भाई 2x + x 3x + 4x ऐसे रहता है, तो इसमें से x कॉमन हो जाता है, 2 + 3 + 4 ये बच जाता है। उसी तरह किसी भी चीज़ को आप बार बार देखिएगा, समझिएगा ना, तो उसमें से जैसे x कॉमन हुआ, वो चीज़ आपका कॉमन हो जाएगा और लंबे अरसे तक याद रहेगा। ठीक है ना। और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास, जितनी भी हो रहे हैं ना क्वेश्चन वाली, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण क्लास है। इससे आपका एग्जाम क्लियर होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिल्कुल इस पर फोकस करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दूसरे चैप्टर में। ठीक है। तब तक धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, पढ़िए, आगे मिलते हैं।